नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल PR नॉलेज सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वायुमंडल टॉपिक के अंतर्गत जेट प्रवाह और जैसे कोहरा है, कुहासा है, ओस है, धुंध है, पाला या उसी को तुषार कहते हैं, इन सब टॉपिकों के बारे में हम थोड़ी विस्तार से जानेंगे। देखिए, जेट प्रवाह क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में बहुत तेज गति से चलने वाले सकरे नलिकाकार व विसर्पी पवन प्रवाह को जेट प्रवाह कहते हैं। इसकी परिभाषा थोड़ी सुन लीजिए अच्छे से कि क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में, जो क्षोभ मंडल का ऊपरी परत है, जो सबसे नीचे का मंडल है क्षोभ मंडल, सबसे नीचे कौन सा मंडल है दोस्तों? क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में बहुत तेज गति से, जैसे एक निचला परत हो गया जो सतह के पास है और एक ऊपरी परत यानी समताप मंडल से लगा हुआ, तो क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में बहुत तेज गति से चलने वाले सकरे नलिकाकार व विसर्पी पवन प्रवाह को जेट प्रवाह कहते हैं। यानी जो सकरा नलिकाकार जो विसर्पी पवन प्रवाह चलता है उसको जेट प्रवाह कहते हैं। अब देखिए, यह 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होता है। जी दोस्तों, अगर पूछे कि जेट प्रवाह कितनी किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रवाहित होता है तो 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और अगर पूछे कि किस ओर प्रवाहित होता है, उसकी दिशा क्या है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। अब देखिए, यह दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। जी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट इसलिए अलग अलग पॉइंट बना दिए हैं कि जेट प्रवाह दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। यह 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है और इसकी जो दिशा होती है, जो प्रवाहित होने की दिशा, वह पश्चिम से पूर्व की ओर है। अब देखिए, इसमें वायु 120 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। या आप बोल सकते हैं इसी को, या क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि जेट प्रवाह की जो गति होती है, उसकी जो चलने की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा। उसमें जो वायु होती है जेट प्रवाह में, उसकी जो स्पीड होती है कितनी होती है? 120 किलोमीटर पर घंटा प्रति घंटा। वायु राशियाँ, तो देखिए वायु राशियाँ क्या है कि वायुमंडल का वह विशाल एवं विस्तृत भाग, यह वायुमंडल का एक विशाल एवं विस्तृत भाग जिसमें तापमान तथा आर्द्रता के भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में समरूप हो। किस दिशा में? क्षैतिज दिशा में समरूप हो, वायु राशि कहलाती है। याद रखिएगा, वायुमंडल का वह विशाल एवं विस्तृत भाग जिसमें तापमान तथा आर्द्रता के भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में समरूप हो, वायु राशि कहलाती है। एक वायु राशि में कई परतें होती है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि एक वायु राशि में मतलब बहुत ज़्यादा परतें, कई परतें होती हैं। अब देखिए आर्द्रता, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा है? आर्द्रता। तो देखिए, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता किसे कहते हैं दोस्तों? जो वायुमंडल में जलवाष्प उपस्थित होता है, जलवाष्प मतलब जल की वाष्प। जब जल गर्म हो जाता है सूर्य की अधिकतम किरणों के कारण या किसी अन्य के कारण जब उसे गर्म करते हैं, तो वह हवा के रूप में, वाष्प के रूप में उठकर ऊपर चला जाता है, जो जलवाष्प कहलाता है। तो वही है, वायुमंडल में जो जितना भी जलवाष्प उपस्थित होता है उसे वायुमंडल की आर्द्रता कहती है। ठीक है, आर्द्रता 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? निरपेक्ष आर्द्रता, दूसरा विशिष्ट आर्द्रता और तीसरा सापेक्ष आर्द्रता। तीनों में अंतर है, इन थोड़ी अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं कि निरपेक्ष आर्द्रता क्या है, विशिष्ट आर्द्रता क्या है और सापेक्ष आर्द्रता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले निरपेक्ष आर्द्रता। वायु की प्रति इकाई आयतन में, तीनों को ध्यान से पढ़िएगा, वायु की प्रति इकाई आयतन में मतलब वायु की एक आयतन में, वायु का जितना एक आयतन है, वायु बहुत अधिक मात्रा में फैली हुई होती है, तो उसके एक आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को, उसके एक आयतन में जितनी भी जलवाष्प विद्यमान होती है, उपस्थित होती है, उसे निरपेक्ष आर्द्रता कहती है। वायुमंडल के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त करते हैं। यह दोस्तों उसके प्रति इकाई आयतन में, आयतन की इकाई घन मीटर, तो यह ग्राम प्रति जलवाष्प की मात्रा ग्राम में और प्रति इकाई आयतन, आयतन मतलब उसकी इकाई घन मीटर, तो ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त करती है। ठीक है, अब देखिए विशिष्ट आर्द्रता। अब किस में आते हैं? ये दूसरा टॉपिक है विशिष्ट आर्द्रता। तो देखिए दूसरा पॉइंट जो है, वायु के प्रति इकाई भार में, अभी निरपेक्ष आर्द्रता में क्या पढ़े कि वायु के प्रति इकाई आयतन में और वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहती है। अभी हमने पढ़ा कि वायु के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं।
विशिष्ट आर्द्रता में वायु के प्रति इकाई भार में, मतलब उसका जो भार है, एक किलोग्राम में, समझ रहे हैं, 1 किलोग्राम में जितना भी जलवाष्प उपस्थित होता है, जितना भी ग्राम में, किलोग्राम में जितना भी जलवाष्प उपस्थित होता है, उसे विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति किलोग्राम व्यक्त किया जाता है, वही है। उसे ग्राम प्रति घन मीटर में, क्यों? क्योंकि वहाँ पर आयतन है। यहाँ ग्राम प्रति किलोग्राम, क्यों? क्योंकि दोनों में भार है, तो ग्राम प्रति किलोग्राम की इकाई में मापा जाता है या फिर व्यक्त किया जाता है। अब सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष दोस्तों बहुत सुना हुआ शब्द आपको लग रहा होगा, है भी। इसका हमने अलग अलग जगह पढ़ा है इसके बारे में। अंतिम शब्द जो जुड़ जाता है उसके अनुसार इसकी परिभाषा बदल जाती है। बाकी सापेक्ष का जो मतलब होता है अनुपात, वो निश्चित रहता है। हर एक में सापेक्ष अगर जुड़ा हुआ है मतलब वहाँ पर अनुपात होगा। तो किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प, किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ध्यान से सुनिए एक बार और, कि किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प, वायु में जितनी भी जलवाष्प उपस्थित होती है तथा उसी तापमान पर, मतलब किसी तापमान पर जो वायु में जलवाष्प उपस्थित होती है वो, फिर दूसरा पॉइंट कि उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता, वही तापमान पर वही जो वायु है उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता। तो पहला क्या है, उस तापमान में जितनी वायु उपस्थित है एक चीज़ वो, दूसरा उसी तापमान पर वही वायु जो है उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता। तो एक उसकी जो तापमान उपस्थित जलवाष्प है वो, और दूसरा उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता है वो, दोनों के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे निम्न सूत्र से व्यक्त करते हैं। सूत्र देख लेते हैं कि किसी ताप पर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, वही है जलवाष्प की मात्रा उपस्थित, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसी ताप पर उसी वायु की जलवाष्प शोषण, वही है धारण करने की, अवशोषण करने की क्षमता। ठीक है, तो किसी ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और उसी ताप पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की या अवशोषण करने की क्षमता। अब अनुपात यानी बटे, अनुपात मतलब भाग, और चूंकि ये प्रतिशतता में होती है इसलिए गुणे 100। याद रखिए कि जो सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशतता में निकाली जाती है इसलिए गुणे 100। ठीक है, इससे सापेक्ष आर्द्रता जलवाष्प की मात्रा एवं वायु के तापमान पर निर्भर करती है। यह दोस्तों क्यों? क्योंकि परिभाषा के आधार पर है, वायु के तापमान पर और जलवाष्प की मात्रा पर, परिभाषा में ही है। तो यह सापेक्ष आर्द्रता जलवाष्प की मात्रा एवं वायु के तापमान पर निर्भर करता है। सापेक्ष आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं यह दोस्तों, इसलिए 100 का गुणा किए। जिसको प्रतिशत में व्यक्त करना होता है तो 100 से गुणा करना होता है। अब देखिए, वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है। जलवाष्प की मात्रा परिभाषा से ही है, में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, तो ये जलवाष्प की मात्रा जितनी अधिक होगी सापेक्ष आर्द्रता का मान भी उतना ही अधिक होगा। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। जो संतृप्त वायु होती है उसकी सापेक्ष आर्द्रता कितनी होती है? 100%। 45% सापेक्ष आर्द्रता मनुष्य के लिए अधिक आरामदायक है, या आप कह सकते हैं कि फलदायक है, आरामदायक है, फलदायक है, उपयोगी है। जो 45% सापेक्ष आर्द्रता होती है, जब प्रतिशत निकालेंगे उसका, तो जो 45% सापेक्ष आर्द्रता होती है वो मनुष्य के लिए सबसे अधिक आरामदायक होती है। अब आते हैं संघनन, जो नेक्स्ट टॉपिक है संघनन। संघनन से आप परिचित भी होंगे, नाम सुना लग रहा होगा आपको। चलिए, जल की गैसीय अवस्था के तरल अथवा ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। संघनन है क्या दोस्तों? जल जब गैसीय अवस्था में रहता है, उससे गैसीय अवस्था से जब उसको ठंडा किया जाता है तो वह तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यह चीज़ संघनन कहलाती है। जैसे कि बर्फ, यह आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई जलवाष्प है, गर्म हुआ है, मान लीजिए जैसे पानी गर्म हो रहा है, पहले आप उसको गर्म कीजिए, गर्म हो रहा है, ऊपर आप ढक्कन लगा दीजिए, पानी गर्म होता जा रहा है, ऊपर आप ढक्कन लगाइए, तो आप देखेंगे कि पानी जो ढक्कन है, ढक्कन की परत पर पानी की कुछ बूंदें बन जाती हैं, वही संघनन है। गैसीय रूप, जल की गैसीय रूप को रोकना, उसको जल अथवा ठोस रूप में परिवर्तित करना संघनन कहलाता है। संघनन 2 कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन? तापमान में कमी कर, यही दोस्तों तापमान पर कमी होती है। जब हम ढक्कन लगाते हैं तब तापमान पर क्या होती है? कमी ही होती है। दूसरा, वायु की सापेक्ष आर्द्रता पर, कि वायु की सापेक्ष आर्द्रता कितनी है। संघनन 2 कारकों पर निर्भर करता है, एक तापमान की कमी पर जिससे हम भलीभांति परिचित हैं, और दूसरा वायु की सापेक्ष
आर्द्रता पर। संघनन किसे कहते हैं? जो जल की गैसीय अवस्था होती है, तो जल की गैसीय अवस्था से ठोस अथवा तरल अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। अब देखिए ओसांक, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? ओसांक। वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल अथवा ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, ओसांक कहलाती है। अभी हमने क्या पढ़ा? संघनन। संघनन क्या है? जल की गैसीय अवस्था से तरल अथवा ठोस अवस्था में परिवर्तित होना संघनन है। और जिस तापमान पर यहाँ पर परिवर्तित होना संघनन है, जल गैस से ठोस अथवा तरल में परिवर्तित हो वह संघनन है। लेकिन जिस तापमान पर जल गैसीय रूप से तरल अथवा ठोस रूप में परिवर्तित होता है उसे ओसांक कहते हैं। जिस तापमान पर परिवर्तित होता है वो संघनन है, और जिस तापमान पर परिवर्तित होता है वह ओसांक है। ठीक है। ओसांक पर वायु संतृप्त हो जाती है। याद रखिएगा, ओसांक पर वायु क्या हो जाती है? संतृप्त हो जाती है, और उसकी सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। ओसांक की भी सापेक्ष आर्द्रता कैसी होती है? 100%, इसलिए उसे संतृप्त माना जाता है। मतलब पूरा संपूर्ण संतृप्त मानी जाती है, और उसकी सापेक्ष आर्द्रता कितनी होती है? 100% होती है। ओस पढ़ने के लिए ओसांक का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, इसलिए दोस्तों हिमांक लिखा हुआ है। हिम बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पर जमती है, इसलिए उसे हिमांक लिखा जाता है। अगर गर्म लिखना होता तो फिर हिमांक न लिखते। ओस पढ़ने के लिए ओसांक का हिमांक, ओस पढ़ने के लिए, ओस हम जानते हैं रात को जब पढ़ती है ओस पढ़ने के लिए ओसांक का हिमांक कितना होना चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए ओस पढ़ने के लिए। पाला या तुषार, ओस पढ़ने के लिए कैसे दोस्तों? देखिए, ओस क्या होता है? बहुत अधिक ठंडी ठंडी जो बूंदें होती हैं, तो बहुत अधिक ठंडी बूंदें होती हैं, छोटी छोटी बूंदें होती हैं। अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया या उससे कम टेम्परेचर हो गया तो पानी क्या हो जाएगा? बर्फ़ में परिवर्तित हो जाएगा, तो बर्फबारी हो जाएगी। तो ओस पढ़ने के लिए ओस क्या होती है? चूँकि बहुत अधिक, मान लीजिए 2 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस, इनकी इतनी डिग्री सेल्सियस की पानी की बूंदें होती थी। ये होने के लिए क्या होगा? उसका जो हिमांक है उस 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया तो फिर बर्फबारी होने लगी। इसलिए ओस पढ़ने के लिए जो उसका हिमांक है, जो टेम्परेचर मान लीजिए वो कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। अब आते हैं पाला या तुषार में। जब ओसांक हिमांक से नीचे होता है, ओसांक हिमांक से नीचे होता है, तब उसके स्थान पर पाला पड़ता है। देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस हिमांक अगर 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तब ओसांक होगा, ओसांक पड़ रहा है, यानी ओस पड़ रहा है। लेकिन अगर ओसांक हिमांक से नीचे चला गया, अगर ओसांक का जो हिमांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो ओस पड़ता है। लेकिन ओसांक अगर हिमांक से नीचे चला गया, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया, तब ओस के स्थान पर पाला पड़ता है। तब क्या होता है? तब पाला पड़ता है। दोस्तों, पाला से ही हमारी फसल नष्ट हो जाती है। पाला पूरी फसल को क्या कर देता है? गला के रख देता है, नष्ट करके रख देता है, पूरी फसल नष्ट हो जाती है, पाला। अब आते हैं कोहरा। कोहरा इससे तो हम भली भांति परिचित होंगे। ठंडियों के मौसम में सुबह जब हम उठते हैं या रात सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे उठते हैं हम, तो हमें कुछ चीज़ दिखाई नहीं देता है, पूरा धुआं धुआं दिखाई देता है, वही है कोहरा। देखिए, वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूलकण, धुएं के रज और संघनित जल पिंडों को कोहरा कहती हैं। कोहरा होता क्या है दोस्तों? इसमें धूल कण रहते हैं, वायु के ठंडे ठंडे कण रहते हैं, एक साथ सम्मिलित हो जाती हैं, और इनका सम्मिलित रूप वायु की जो निचली परत होती है इस पर पूरी में फैल जाती है, इससे कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, वही चीज़ कोहरा है। वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूल कण, धुएँ के रज और संघनित जल पिंडों को कोहरा कहते हैं। ओसांक से नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है। ओसांक से नीचे वायु का तापमान कम होने पर, अभी वही है हिमांक, जैसे ओसांक से नीचे अगर हिमांक का तापमान कम हो गया तो पाला पड़ेगा, वही चीज़ ये भी है कि ओसांक से नीचे वायु का तापमान कम होने पर, ओसांक से नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है। इसकी दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। दोस्तों, जो कोहरा होता है इसमें हम बहुत अधिक दूरी तक नहीं देख सकते हैं। अगर कोई लोग दूर पर है या कोई गाड़ी बहाना रही तो हमको देख नहीं पाते हैं। जब वो हमारे पास आ जाएंगे या हम उनके करीब पहुंच जाएंगे तभी वो चीज़ हमको दिखाई देती है। तो कोहरा, इसकी दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं धुंध कि धुंध क्या है? हल्के फुल्के कोहरे को कुहासा या धुंध कहते हैं। जो हल्का फुल्का कोहरा होता है, जब बहुत अधिक मात्रा में कोहरा होता है तो उसे तो ठीक है कोहरा है, लेकिन अगर कोई हल्का फुल्का कोहरा है तो उसे क्या कहते हैं? कुहासा, या उसी को धुंध कहते हैं।
इसकी दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक होती है किंतु 2 किलोमीटर से कम होती है। इसलिए हल्का फुल्का कोहरा हुआ तो जब हल्का फुल्का कोहरा हुआ तो हम ज़्यादा दूर तक देख पाए। तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा तो देख लेते, लेकिन 2 किलोमीटर से कम, 1 से 2 किलोमीटर के बीच में ही हम देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।